मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 21 नवंबर है यहाँ और इतवार का रोज़ है। काफ़ी हफ़्ते हो गए, कई हफ़्ते हो गए मैंने कोई वीडियो एनालिसिस नहीं की जिसे आजकल वीलॉग कहा जाता है। और फिर मैचेस शुरू हो गए, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में मसरूफ़ हो गए। और इसके अलावा हकीकत यह है कि अब दिल नहीं करता कि पाकिस्तान के किसी सियासी हालात पर, किसी वाक़े पर कोई बात की जाए, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का मामूल बन गया है और वही ड्रामेबाजी चल रही है। तो बार बार वही बातें करके, उसी तरह की चीज़ों पर उसी तरह से बात करके बोलने से क्या फ़ायदा। सुनने वालों का वक्त ज़ाया करना है, अपनी भी एनर्जी ज़ाया करनी है एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने में और ये सब चीज़ें। तो हकीकत ये है कि मेरा दिल नहीं करता कि अब मैं उन्हीं मसाइल को लिखूं जिसके गिर्द हम पिछले 50-60 साल से घूम रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया है कि अतीक साहब, कोई आपकी वीडियो मैसेज नहीं आया, कोई एनालिसिस नहीं आया, हम पढ़ते हैं आपके मुस्तकिल, आप लिखें। तो मैंने कहा चलें, मैं कुछ बातों पे जो मैंने नोट की वो मैं बातें करता हूँ। और वो है अब सच पाकिस्तान का। और वो सच कम से कम मेरे जैसा आदमी जिसने बाहर रहते हुए 32 साल पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा और पाकिस्तान के मामलात पर, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पर अपने आप को साथ रखा, उस पर बात की, दुआएं की, कोशिश की कि वो हालात सामने आवाम को बताए जाएं और दुआ की कि पाकिस्तान दुनिया में नाम रोशन करे और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, मुसलमानों की एक अजीम रियासत बनाया गया था, वो पाकिस्तान मुकाम हासिल करे। लेकिन अब मेरे जैसे राइटर्स या एनालिस्ट या तज़किया निगार जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं उस पर बात करते हैं, तो वो भी अब एक तरह से गिव अप कर दिया है कि बेकार है पाकिस्तान के किसी मौजू पे बात करना, क्योंकि आप जिस पे भरोसा करते हैं वो आपको मायूस करता है। और अब कौम का ये हाल है कि किसी ने कहा है कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनसे उनका इज़्ज़त नफ्स छीन लिया जाए, उनको उन मामलात में डाल दिया जाए कि वो कौमी मामलात पर सोचने के बजाय बस ये सोचें कि हमें 3 वक्त की रोटी कैसे मिलनी है, बच्चों की तालीम कैसे देनी है, कोई अल्लाह ना करे बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे करना है, साफ़ पानी कैसे पीना है, घर में गैस नहीं है तो हमने चूल्हे कैसे जलाने हैं। इनमें उलझा के रखो और बस फिर मुल्क में जो ख़जाना है उसको लूटो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें। कोशिश करो कि ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी जो हालात से तंग आके अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का, अपने ख़ानदान के माशी तौर पर उनको सहारा देने के लिए मुल्क से बाहर गए, वहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से जो बाहर गए हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं और ज़्यादातर मज़दूर तबका है, प्रोफेशनल्स भी हैं, कम हैं, और वो फिर मुस्तकिल पाकिस्तान को पैसे भेज रहे हैं। 25-30% रेवेन्यू पाकिस्तान का जनरेट होता है, जिसको बड़ी हठधर्मी से पाकिस्तान के हुकूमतें ये कहती हैं कि जी वो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान को वो इतना रेवेन्यू तो आ रहा है उनकी वजह से, इसलिए हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। भाई, जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं वो तो बेचारे मजबूर हैं, मजबूरी की हालत में ही पाकिस्तान छोड़ा है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो कम से कम अपने जो उनके अहल खाना है उनकी मदद करें। वो पैसा अपनी अहल खानाओं को मदद करने के लिए भेजते हैं। कोई बीमार हो गया, किसी की तालीम, किसी की फ़ीस देनी है बच्चे की, किसी का राशन ख़त्म हो गया, तो जो गवर्नमेंट की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो बेचारे हर ख़ानदान के कोई ना कोई बाहर गया हुआ है, वो उसकी उनकी देखभाल करता है और हुकूमत वो भी अपने नाम पे कैश करती है। पाकिस्तान का बस यही हाल है। और दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई है। दुनिया के इश्यूज़ देख लें, डिफरेंट हैं, दुनिया बातें डिफरेंट चीज़ों में करती है। अभी मैंने पिछले कुछ 1-2 हफ्तों में कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ यहाँ की सियासत पे लिखे, कुछ इंटरनेशनल हालात पे। पता नहीं मेरे जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो मेरे वो आर्टिकल पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आवाम को भी मज़ा आ गया है ऐसी बातें सुनने का, सोशल मीडिया पे बहस करने का, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े हों, तनकीद हो, गाली गलोच हो। और हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का वो भी इसी तरह की चीज़ें पेश करता है। अब लोग एक आदी मुजरिम की तरह बैठ जाते हैं। अब कोई ड्रामे, कोई मेयारी ड्रामे नहीं आते, कोई
तालीम और तरबियत की बात नहीं होती, कोई डिसिप्लिन की बात नहीं होती, कोई मैसेज कौम का ड्रामों में नहीं दिया जाता। एक पहले बड़े वक़ार के ड्रामे बनते थे, सारी दुनिया में देखा जाता था, तर्जुमा करके देखा जाता था। अब वो छोड़ दिया है। अब उसकी जगह पाकिस्तान में जो मीडिया के नाम पर प्रोग्रामों ने ले लिया है, और वो मीडिया टॉक वो करते हैं बैठकर, और उसमें 2-3 वही घिसे पिटे लोग बुला लेते हैं एक दूसरी 2-3 पार्टियों के, और वो जिस तरह से एक ड्राइंग रूम में बैठ के निचले दर्जे की कोई बातचीत हो, इस तरह से वो है। और देखने वालों की अब एंटरटेनमेंट रह गई है, वो उसका कोई मतलब नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के हालात से उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को उनका इज़्ज़त नफ्स छीन लिया गया है। उनमें सोचने समझने की सलाहियत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ताकत छीन ली गई है, और उनको भूख और सेहत के मुतालिक, तालीम के मुतालिक, नौकरी रोज़गार, इनके पीछे उनको लगा दिया गया है, और हालत बद से बदतर हो गई है। तब जितने कौमें इस दुनिया में हैं और जो ममालिक इस वक्त बहुत बुरी तरह हालात का शिकार है, जहाँ पर भूख से लोग मर रहे हैं, कैद पड़ रहा है, वो नहीं है, वो इसी तरह बतदरीज तबाह हुए हैं। पाकिस्तान का भी वही हाल है। हो सकता है पाकिस्तान में उस तरह के हालात ना हो जैसे अफ्रीका में, लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है उसका जो मेयार है, जो वक़ार है, जो उनकी इज़्ज़त नफ्स है, जो उनकी ज़मीर की आवाज़ है, उसको ख़त्म कर दिया गया है सिस्टमेटिकली, और उनको ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए उस पर ही लगा दिया गया है। और अब वो लोग शिकायतें करते हैं, और लेकिन पता है कि होना क्यों नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। जो हुकूमत में रहे छोड़ के चले गए, उन्होंने अरबों डॉलर कमा के अपने बाहर रख दिए, और ख़ुद बाहर चले गए, ख़ुद बाहर आते हैं जाते हैं। और जो हुकूमत में है वो भी सोचते हैं कि हम किस तरह से अपनी आगे हुकूमत मजबूत करें, वही तरह के इक़दाम करते हैं। तो क्या इस पे बात की जाए? इस पे हमारे जैसे लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के अपनी आधी सदा ज़िंदगी बाहर गुजार दी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूले, आज ये सोचने पे मजबूर है कि हमने कोई अपना वक्त तो ख़राब नहीं किया। ये वक्त अगर हम बच्चों का अपने वक्त छीन कर, अपना ज़ाती इंटरटेनमेंट छीन कर, हमने अवाम पाकिस्तान के हालात के ऊपर लिखा, पाकिस्तान के लिए सोचा, पाकिस्तान के लिए बात की, अगर हम यहाँ कम्युनिटी की शक्ल में रह रहे हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, उनके लिए सोचा, उनके लिए बात की, लेकिन एंड ऑफ द डे जो कम्युनिटी में रह रहे हैं उनका भी वही हाल है कि जो लोग लीडरशिप के काबिल नहीं हैं, वो लीडर बने हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड अजीब किस्म का है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी कम्युनिटी का एक फ़र्द हूँ, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूँ, देखा सब कुछ है, सबकी वाक़ियात, सबकी प्रोफाइल, सब चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये उनका कसूर नहीं है। ये उसी पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पर भी वही हाल है कि जो सबसे बड़ा चोर है वो सबसे बड़ा लीडर है। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ वहाँ कम्युनिटी का भी वही हाल है, जो चालाकी से अपने आप को एक्सपोज करता है, वही कम्युनिटी का लीडर बन जाता है, वही है। तो उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी तरह की सियासत होती है, इसी तरह के लीडर हैं। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी का भी यह हाल है, बदअमनी फैलाने में उनका भी हाल है, लोगों को तंग करने में उनका भी हाल है, और फिर वहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सफ़ीर बन के यहाँ आते हैं, उनका भी वही हाल है। वो भी अपने प्रोफाइलें सीधी करने में, अपनी फाइलों का पेट भरने में उन लोगों के साथ बना के रखते हैं जो इस काम में बहुत माहिर हैं, और उनका दोनों का मुश्तरका जो बाहमी मुश्तरका है, मुफाद है, वो पूरा होता है। कुछ लीडरान बन जाते हैं जिनकी पिक्चरें, तस्वीरें अखबारात में आ जाती हैं, और फिर वो लोगों को दिखाते फिरते हैं कि हम भी लीडर हैं, और सफारतकारों का फाइलें भर जाती हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं कम्युनिटी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, मैं अमेरिका में भी टाइम गुजारा है, मिडिल ईस्ट में भी गुजारा है, दुबई में भी, सऊदीया में भी, इंग्लैंड में भी, सब जगह एक ही हाल है। और ये हम एक नमूना है जो पाकिस्तान की आवाम में हो रहा है। अब थोड़ी छोटी सी बातें हैं जिस पे मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ, और अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा अब नहीं लिखना चाहता, बोलना चाहता, वीडियो करना चाहता हूँ। तो मैं मुख्तलिफ और मौज़ूआत बहुत हैं दुनिया में बातचीत करने के लिए, उन पर मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ, तो प्लीज़ पढ़ा करें, क्योंकि मैं उसमें रिसर्च करता हूँ, टाइम लगाता हूँ। अभी 2 मसले हैं, एक मसला का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से और हमारे सूबे न्यू साउथ वेल्स से है, जिसमें अभी एक बिल बहस चल रही है
एक बिल के ऊपर जो दूसरी स्टेट में कानून बन गया है कि जो लोग अगर वॉलेंटरली सुसाइड के लिए या मरने के लिए तैयार हों उनको इजाज़त दी जाए और उनको उनको उनके लिए वो उनको असिस्ट किया जाए कि वो अपनी जान जो है वो जब चाहे वो दे सकते हैं। इसका एक बहस चल रही है जो बड़ी ख़तरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब जो हैं वो भी उसमें भी सुसाइड या असिस्टेड सुसाइड जो है वो गैर कानूनी है या ममनू है। तो इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप पढ़ें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी पाकिस्तान के अलावा किसी और बहुत ही अहम मौजू पे बात करता हूँ तो शायद उसको लाइक कम करते हैं लोग, हो सकता है पढ़ते भी नहीं हो बहुत सारे आर्टिकल्स को। तो हमें चाहिए जो कम्युनिटी में रहते हैं लोग बाहर, यहाँ ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं, कि वो यहाँ की लोकल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अहम टॉपिक्स हैं, उनमें हम जब काम करते हैं तो हमें ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। उसमें आप इंटरेस्ट लिया करें, पढ़ा करें, आपकी मालूमात में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर होगा। अपना फीडबैक दिया करें ताकि मैं कुछ आपसे भी सीख सकता हूँ, आवश्यकता आपको भी मुझसे ज़्यादा मालूमात हो उन सब्जेक्ट्स पे। दूसरा, अभी हाल ही में एक माहौलियात के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई, 26वीं उसका इजलास हुआ जो अक़वाम मुत्तहिदा कराता है हर 2 साल में, वो हुआ ग्लासगो में, और उस पर भी काफ़ी बातचीत चल रही है क्योंकि दुनिया का दर्जा हरारत चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा मसला आजकल दुनिया में यह है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और वो इसी तरह बढ़ता रहा तो लग रहा है कि अगले 10-12 सालों में, 15 सालों में ये ज़मीन पे जो माहौल इस तरह हो जाएगा, गर्मियों में इतना गर्म हो जाएगा और कि समंदरों में तूफ़ान आएंगे, आग लगेगी, जो शुरू हो गया है। और हो सकता है कि माहिरीन का कहना है कि अगले 20 से 25-30 साल जो है में दुनिया में ऐसी आफतें आएँ कि यहाँ पर इंसानों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो। उस पर काम करना चाहिए, उस पर लिखना चाहिए। मैं एक ख़ास प्रोग्राम करूँगा अगला वाला उस माहौलियात के हवाले से कि उसमें क्या चल रहा है सिलसिला और क्या पेशरफ्त हो रही है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाए पाकिस्तान पे, तो बस मैं यही कहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था कौमी असम्बली का इजलास, आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप कह सकते हैं कि ये जमहूरियत है? क्या आप कह सकते हैं कि कोई महज़्ज़ब, कोई पढ़े लिखे लोग इस ऐवान में बैठ के अरबों रुपए उस पर लगते हैं, ख़र्चा आता है, एक लेविश किस्म का हॉल है, बेहतरीन सहूलतें हैं, और वहाँ जो बातें होती हैं वो नहायत ही घटिया किस्म के जो लोग हैं वो भी नहीं करते। ऐसा वहाँ खिचड़ी पकी हुई, ऐसी वहाँ पर बातें हो रही हैं, किस तरह करारदादें मंजूर होती हैं, किस तरह स्पीकर डील करता है, बात करने की तमीज़ नहीं है। और अब इंग्लिश नहीं आती तो क्यों इंग्लिश में आप प्रोग्राम चलाते हैं, कार्रवाई चलाते हैं, आप उर्दू में कर लिया करें। वो यानी कि एक दुनिया देखती है इनके लाइव प्रोग्राम्स को, हंसती होगी कि हम इसे जमहूरियत कह रहे हैं, हमने कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज किया है, और ये क्या कौम है ये। अगर ये कहती है कि हम जमहूरी मुल्क हैं, हमारी जमहूरियत है और ये जमहूरी ऐवान है जहाँ पर कानून बनते हैं, तो हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ना आवाम को फ़िक्र है और ना मैं खाली उन लीडरों की कुछ उन पे असर होता है, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो जाता है। वो तो बिल्कुल इतने बेगैरती के साथ उसमें बैठ जाते हैं जाके, और यही आवाम जो उनको वोट देती है। और वहाँ जो हाल है वो आपने देखा ही है, किस तरह से दस्तों गिरेबां होते हैं, वहाँ ख़वातीन भी बैठी होती हैं, उनके सामने माँ बहनों की गालियाँ दी जाती हैं, गिरेबान पकड़े जाते हैं। फिर तो एक तूफ़ान है बदतमीज़ी, इससे ज़्यादा क्या होगा वहाँ पर। अब माँ बहनों की गालियाँ ही रह गई हैं जो सुनने में आए और दुनिया देखे, यही भी एक रह गया। इससे ज़्यादा क्या होगा जो हम देखते हैं। और उसी हड़बोंग में, उसी धक्कम पेल में, उसी शोर शराबे में कानून भी पास हो जाते हैं, और जिनको पास कराना होता है बस वो स्पीकर साहब लगे हुए हैं, और जनाब 35 करारदादें मंजूर हो गई, लोग खुश हो रहे हैं, लाइव दिखाया जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है आवाम का, टैक्स पेयर्स का, इन कामों के ऊपर लेविश किस्म की उनको सहूलियात दी हुई हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान के लीडर हैं, अपने बेहतरीन किस्म के वहाँ होटल्स में या हॉस्टल्स में रहते हैं, हर किस्म की अय्याशी करते हैं। यही आवाम उनको लेके आती है, यही उनके बड़े मज़े लेके उनकी लाइव कवरेज देखती है, और फिर कहती है कि जी हमारे लीडर सही नहीं है। फिर जब वक्त आता है तो उनको वोट भी दे देते हैं। तो अभी इजलास देखा और दिल भी नहीं करता कि ये देखा जाए, और मैं तो देखता हूँ तो मुझे पूरे टाइम शर्म आती है कि जो हमारे दुनिया में ख़ास करके जो लोग उर्दू समझते हैं उन ममालिक में जो क्या हमारे इंप्रेशन लेते होंगे, या अगर इंग्लिश में भी हो रहा है तो दुनिया क्या सोचती होगी
क्या हमें ये कहने का हक है कि हम जमहूरी मुल्क हैं? हमें शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत है, ये कौन लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ पर? तो वही एक तबका है जो कभी जमहूरियत बन जाता है, कभी फौजी हुकूमत बन जाता है, कभी किसी और आरजी हुकूमत बन जाती है। एक टोला है, उनके बच्चे हैं, फौजियों के बच्चे हैं, वडीरों के बच्चे हैं, चौधरियों के बच्चे हैं, अब उनकी थर्ड जनरेशन है, असेंबली में बैठे हुए हैं और चल रहा है एक बस सिलसिला। और मेरा ख्याल ये ऐसा ही रहेगा। अब पाकिस्तान का सच यही है, यही मेरा टॉपिक है आज का। पाकिस्तान का सच यही है कि वहाँ पर एक इस तरह का फसाद चलता रहेगा और पाकिस्तान तबाही की तरफ जाता रहेगा। अब आप देखें कि हमारे एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़ी मायूसी होती है कि कुछ तबका पाकिस्तान का अभी भी मुहिब वतन है, वो चाहता है पाकिस्तान के हालात सही हों, लेकिन वो ख़ुद भी अपने आप को नहीं बदलना चाहते और वो थोड़ी बहुत भी देखते हैं। अब आजकल सबसे बड़ी जो एक मेयार हो गया है किसी भी वज़ीर आज़म का या सियासी कायद का, वो ये है कि जी वो बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत शरीफ आदमी है। ये हमारा एक मेयार हो गया है। भाई जो महज़िब माशरे हैं उसमें हर सियासतदान शरीफ होता है। शरीफ से मुराद ये कि कौल का पाबंद होता है, कौल का पाबंद होता है। शराफत ये देखी जाती है कि क्या उसमें उसका ज़मीर ज़िंदा है, वो उसूलों की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। छोटी सी मिस्टेक्स पे यहाँ के सियासतदान इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं। ये सियासत है, डटे नहीं रहते उस पर। हमारी आवाम देखती है लेकिन फिर उनको भी बची जाती है, क्योंकि आवाम को भी करप्ट कर दिया गया है। हकीकत बात तो ये है। अब सिलसिला ये चल रहा है कि आवाम भूखी मर रही है तो मरती रहे, महंगाई हो रही है तो होती रहे, पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो बढ़ती रहें, सेहत का इलाज गैर यकीनी है, उसमें मेयारी इलाज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध में अगर लोग भूख से मर रहे हैं, देहातों में, गाँवों में, बलूचिस्तान में और इवन पंजाब में, जनूबी पंजाब में, तो मरते रहें। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो ना मिले, तकरीरें करके तो पेट भर लेंगे, वो उनका भर देंगे आप। और उसके बाद में फिर वो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन फिर मिसालें दी जाती हैं कि जी दुनिया में महंगाई हो रही है, कोरोना वायरस की वजह से हुई है। कहाँ हुई है? हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया देख रहे हैं। किसी मुल्क के सरबराह ने जहाँ कोरोना वायरस सारी दुनिया में, ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क में जो महंगाई आ रही है वो कोरोना वायरस से आई है या सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। अगर महंगाई मुल्कों में हुई भी है, मैं मानता हूँ कि चीज़ों अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, तो भाई उन्होंने अपने अवाम की टेक केयर भी तो की है, उन्होंने उनको टेक केयर भी तो की है। मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की या यूके की, कि वहाँ लोग बेरोज़गार हुए कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको अलाउंस दिया गया, मुनसिफाना तरीके से सबको अलाउंस पहुँचा। हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि कुछ मराहत जो है पंजाब में दी जा रही हैं, सिंध में नहीं दी जा रही। क्यों? कि जी वहाँ पर तो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे वो किसी और मुल्क का सूबा है। और वज़ीर आज़म साहब कह देते हैं, बड़े आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या पंजाब के वज़ीर आज़म हैं, सिंध का कोई ताल्लुक नहीं है आपका। आप एक प्रोग्राम चलाते हैं कि जी हम 10 लाख रुपए सेहत कार्ड और ये वो पंजाब में तो दिए जा रहे हैं, सिंध में नहीं दिए जा रहे हैं। जवाब क्या है? 18वीं तरमीम के तहत हमारे इसमें आता ही नहीं है। तो ये तरमीमें जब आप 18वीं तरमीम आ जाती है, लेकिन अगर अपने पसंद की चीज़ कोई मनवानी हो तो फिर जॉइंट बुला के इजलास उसमें मंजूर कर लिया जाता है, जहाँ पर एक हड़बड़ों और पता भी नहीं चलता कि कैसे मंजूर हुआ, कैसे वोटिंग हुई। मैंने गौर किया है, देखा होगा, अपने स्पीकर साहब बैठे होते हैं एक, और वो यस और नो ले रहे होते हैं, उसके ऊपर से आए से नो, और नीचे देख रहे होते हैं वो से कह के से यस और नो कहलवा के सामने देखते भी नहीं है कि कितनों ने हाँ कहा है कितनों ने ना कहा है। वो जल्दी जल्दी पढ़ते रहते हैं, ना कोई तमीज़ है। स्पीकर का एक ओहदा होता है चलाने की, बस एक आप कह लें कि वो एक चौधराहट, एक जागीरदाराना जहन और एक गाली गुफ्तार वो उसमें नज़र आती है। जिन्होंने पास करवाना होता है वो पास करा लेते हैं। अब एक नया शोशा शुरू हो गया है, अब आवाम को इन चक्करों में लगा दिया है। भाई इलेक्शन मैनुअल हो, वोटिंग मशीन से हो, जिससे भी हो, क्या उससे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? क्या ऐसे लोग आ जाएंगे
जो आवाम की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको पूरा कर सकें, कहाँ से आएंगे? कौन से लोग? 3-4 तो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें सब चोर हैं। किसकी बातें कर रहे हैं आप? और फिर जहाँ पर दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया जाता है, मशीनें यूज़ की जाती हैं वोट डालने की, उनको चलाने वाले भी इंसान होते हैं। पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी तो उसको ऑपरेट करने वाले और उसकी निगरानी करने वाले कौन लोग होंगे? यही लोग होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान में तो हर तरह के फ्रॉड मशीन होने के बावजूद भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड जो है, शनाख्ती कार्ड जिसे कहा जाता है, वो सब सिस्टम डेटाबेस बन गया। वो सारा डेटाबेस के थ्रू कार्ड रजिस्टर्ड होता है। कहते हैं जी जाली नहीं बन सकते। मैं अपनी मिसाल दूं, 10-15 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले, तो हमने वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो आईडी कार्ड होता है वो बनवाना था। मैं पाकिस्तान गया अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ये। तो हमने अप्लाई किया, तो उसके बाद में जनाब उसका टाइम दिया। खैर वो लेने गए तो पता चला जी कि मेरा वाइफ का और एक मेरे बच्चे का नहीं बन सका। हमने पूछा भाई वजह क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सुरैया हसन है इनका तो ऑलरेडी बन चुका है। तो मैंने कहा भाई कहाँ बना है? क्या इनका शनाख्ती कार्ड तो ये तो मीरपुर खास की इनकी रिहाइश है, उनके नाम पे बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई मीरपुर खास में तो कभी गई भी नहीं वो, और हम तो बाहर से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। हम क्योंकि यहाँ पर विज़िट पे आए हुए हैं तो हमने सोचा यहीं बनवा लेते हैं बजाय इसके कि वहाँ से भेजें। तो उन्होंने बात कहा कि नहीं जी उनका नहीं बन सकता क्योंकि उनकी इंक्वायरी होगी कि वो उनका कैसे बनाए मीरपुर खास से। तो मैंने कहा जाली बना होगा। तो कहते हाँ जी इंक्वायरी होगी। मैंने कहा मैंने तो जाना है वापस 2-3 हफ्ते में। कहना हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना मीडिया का है किसी का बैकग्राउंड दूँ, वरना मेरे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है जिस तरह वह काम होता है उस तरह मैं काम निकाल सकता हूँ और घर पे लोग दे के डिलीवर करके जाएंगे, ऐसे ताल्लुकात। लेकिन मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं खुद इस करप्शन का पार्ट नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर मैंने मजबूरी में क्योंकि आना था, मैंने किसी से ऐसे ही जिक्र किया। मैंने ये एक नहीं कहा कि मुझे ये काम करवाना है। मैं मीडिया ऑफिस में बैठा था एक, और मैंने वहाँ ये जिक्र किया कि इस तरह से मैं, तो एक हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं वो साथ थे, बैठे हुए थे, बात सुन रहे थे। तो वो कह लेंगे यार अतीक साहब आप क्यों आपने अप्लाई कर दिया? हमें बता देते, बना देते, आप बनवा देते आपका। तो मैंने कहा कहेंगे आप बताएं क्या है? तो मैंने कहा यार ये, उन्होंने बताया कि वो वाइफ का बना हुआ है ऑलरेडी। वो कह लेंगे अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया किसी को मेरे सामने। मैंने कहा छोड़े रहने से, मैं नहीं चाहता, मैं बनाता ही नहीं मैं पाकिस्तान, वैसे भी मुझे इतना कुछ नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा लूँगा। कह लेंगे नहीं आप रुकें तो सही, ये मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात पे यकीन करें। उन्होंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरा नंबर दिया, उन्होंने मोबाइल। कह लेंगे अतीक साहब कोई आइए साहब, आपको वो 1-2 घंटे में फ़ोन कर लेते हैं। खैर हम बात करके ये वो करके मैं अपने घर आ गया, अपने भाई के पास मैं रह रहा था। उसके बाद मुझे कोई 3-4 घंटे बाद फ़ोन आया एक साहब का। उन्होंने कहा आप अतीकुल हसन बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। मैंने कहा जी। कहेंगे आपकी वाइफ का जो ओवरसीज़ आईडी कार्ड है उसका मसला है। मैंने कहा मसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनका ऑलरेडी बना हुआ है, तो पता नहीं किसने बनवा लिया है वो। तो कह लेंगे नहीं जी वो आप ऐसा करें कहाँ ठहरे हुए, मुझे एड्रेस दे दें और आप कल यहीं होंगे? मैंने कहा हाँ मैं तो हूँ। कल आपको 4 बजे से पहले घर पे हम पहुँचा देंगे कार्ड। मैंने कहा कैसे? कह लेंगे वो तो छोड़ें, वो हमारे सर जो हैं बॉस हैं उनसे बात हो, उन्होंने मुझे कहा है, मैं यहाँ पर ऑफिसर हूँ शाहरा फैसल पे जो ऑफिस है उसमें, और ये नाम है मेरा, और आप मुझे एड्रेस दे दें प्लीज़। तो मैंने कहा मैं उनको एड्रेस दे दिया। तो कह लेंगे जी कल 3-4 बजे से पहले आपको घर पे पहुंच जाएगा। और फिर ये हुआ जनाब कि वो सुबह 11 बजे ही दूसरे दिन, यानी कि वो कार्ड जो है मेरी वाइफ का और हमारे सारे कार्ड मिल गए, तो वो काम हो गया। ये दिस इज़ व्हाट इट इज़। और दूसरी तरफ बातें क्या करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। अब जनाब इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। अब मैं कहाँ से बयान करूँ क्योंकि ये वीडियो भी फिर लंबी हो जाती है। अब तो भाई साहब आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आएँ, आप वहाँ पर कोई और दुनिया का सिस्टम ले आएँ। जब तक आपका ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक आप पाकिस्तान के माशरे में झूठ को ख़त्म नहीं करेंगे, बेईमानी को ख़त्म नहीं करेंगे, करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, आप कोई भी सिस्टम ले आएँ, वहाँ पर कोई भी सिस्टम सच्चाई के साथ नहीं चल सकता, चाहे उसमें। और फिर इंतखाबात तो वहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, क्या है कि इंतखाबात जिसको जीतना होता है वह जीतता है, एक बड़ी दास्तान है, हमारे आवाम को सबको पता है। तो मेरे नज़दीक तो इससे कुछ नहीं होगा। पीटीआई में इसने बड़ा आगे से आगे काम कर रही है और बड़ी खुशी भी हो रही है उनको, और इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्होंने बड़ी फतह हासिल कर ली। उसकी वजह ये है, सीधी सीधी वजह है
कि पीटीआई समझती है कि उनके वोटर्स जो हैं वो बाहर जो वोटर पाकिस्तानी है वो उनको वोट देंगे, तो उनका लाना चाहिए, सीधी बात यह है। बाकी कोई अवाम से कुछ नहीं है। अगर इसके बगैर ही वो जीत जाते तो कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले भी इस पर बात हुई है। तो इससे कोई इलेक्शन के निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप छोड़ दें कि शायद इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोटिंग डालने से जमहूरी निज़ाम सही हो जाएगा, सही लीडर का इंतखाब होगा। अरे भाई, सही लीडर का, सही सियासतदान का इलेक्शन में तो जब खड़ा होगा ना, जबकि वहाँ होंगे, वहाँ तो वही लोग खड़े होंगे जो पहले खड़े हुए हैं या उनकी औलादें खड़ी होंगी, उन्हीं को आप वोट दे देंगे। और अपनी पसंद के जो आप जिसको फॉलो करते हैं, अगर पीटीआई को फॉलो करते हैं तो आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आप पीटीआई को फॉलो करते हैं और आप पीटीआई को वोट दे देंगे। इसमें पाकिस्तान का लेना देना क्या है? पाकिस्तान के हालात कौन से सही कर दिए हैं आपने? पाकिस्तान के हालात से मैं बात करता हूँ तो आम आदमी के हालात की बात हो रही है। वो तो बद से बदतर होता जा रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। पीटीआई से पहले गवर्नमेंट थी, वो इससे नाअहल थी, वो इससे ज़्यादा बदकार थे, बदउन्मान थे। आज इनके दौर में भी वही लोग आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई पाकिस्तान की जमहूरियत पे फ़र्क पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। और इसको किसी को अगर पीटीआई की किसी अगर फॉलोवर को या इमरान खान के बुरा लग रहा है तो भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, दर्द है तो मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ, आप भी पता नहीं कितनी हमारी उम्र है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम ले आएँ, जब तक आम आदमी से लेकर ऊपर तक लोगों के दिल में ईमान नहीं आएगा, झूठ ख़त्म नहीं करेंगे, चोर बाजारी ख़त्म नहीं करेंगे, जिसमें सब मुलव्विस हैं, एक आम मजदूर से लेकर, दुकानदार से लेकर एक अफसर तक और अफसर बाला तक और पार्लियामेंटेरियन तक, वजीर तक और वज़ीर आज़म तक, और एक आम फौजी से लेके, और वो उसमें भी काफ़ी जो ऊपर जो फौजी जनरल बैठे हुए हैं उनकी अय्याशी देखें। किसको पता है कितने पैसे तनख्वाह मिलती है इनको, क्या मराहत मिलती हैं, किसको पता है। तो ये बात है। कल जो पार्टियां पाकिस्तान में कलअदम करार दी गई थी, जिनको गद्दार कहा गया, अब उसमें जो आपके मफाद में है उसको आपने दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। आपको लगा अब ये पाकिस्तान का हाल है कि आप जो है इस्लाम के नाम पे एक पार्टी बनाएं, उसके बाद में आप जुलूस जलसे करें और फिर आप नामूस रसूल का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का नाम लेकर और उनका अलम लेकर आप निकल जाएं, रोडों पर जलसे जुलूस करें, और फिर कोई मज़ाहमत हो अगर करती है पुलिस तो 8-9 पुलिस वाले मार दें और हुकूमत को धमकी दें, और वहाँ पर आप कैपिटल में चढ़ने का दावा करें, वहाँ तक पहुँचने के लिए करें आप, और हुकूमत आपके आगे घुटने टेक देगी और फिर आपकी पार्टी को भी बहाल कर दिया जाएगा। ये तरीका है पाकिस्तान में। ये अभी साबित हुआ है। वो तहरीक लब्बैक कौन सी पार्टी है, और वो जनाब कलअदम थी, उसको छोड़ दिया गया और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लेकर और नाउज़ुबिल्लाह वसल्लम की शान की रखवाली का दावा करने वालों ने 8-9 पुलिस वालों को मारा। उसके बाद में उन्होंने दारुल खिलाफा में और चढ़ाई करने की और पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म की धमकी दी, और हुकूमत ने उनकी पार्टी के लीडर को छोड़ दिया। वो क्या नाम है उसका, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को कोर्ट लखपत से सारे केस ख़त्म हो गए और आ गई इस बात। और जनाब पीटीआई के एक रहनुमा ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा जी आप तो सियासत में आ जाएं। और अब लग ये रहा है फ्यूचर में, ये भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा आपकी वो पार्टी जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या है, वो अब पीटीआई के साथ खड़ी होगी। और पीटीआई ने यही इसका मसले का हल ढूंढा, पीएमएन का और पीपी का, कि इनके सामने एक फोर्स ले आई जाए जो इनसे ताकतवर हो, जो इनसे ज़्यादा मारधार करनी हो। फजलुर रहमान को सीधा करने का भी हल यही है कि ये बदमाशी करते हैं तो इनसे बड़े बदमाशों को ले आया जाए, और उसकी जनाब वो उसकी तैयारी हो गई है और उस पर खुश हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब आए, वो तकरीर कर रहे हैं खड़े होकर। मैंने दुनिया में नहीं देखा कि जजों का ये काम है कि वो, चाहे वो वकीलों का प्रोग्राम हो, किसी का भी प्रोग्राम हो, वहाँ जाके वो ऐसे खिताब कर रहे हैं कि जी, और शर्म नहीं आती। ये शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म कैसे आएगी? ये जिस तरह से आते हैं, इंडक्ट होते हैं एज ए जज नीचे लेवल पे, और जिस तरह तरक्की करके ऊपर चले जाते हैं, तो ये नाअहल लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। ये वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है। अभी मैं उनकी तकरीर सुन रहा था। मतलब हमें शर्म आती है कि ये हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस है,
जो कह रहा है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है। कौन से पाकिस्तान की बात कर रहा था ये? कौन से कानून की बालादस्ती है? और इसका ताल्लुक कराची से है, जहाँ पर के लोग मर रहे हैं। वहाँ पर इसने क्या काम किया? इसने जो गैर कानूनी बकौल इनके एक बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, जो पूरे कराची में गैर कानूनी खड़ी की हुई है, लोगों ने पैसे लेके, जमातों ने पैसे दे के उनको लेके उनको परमिशन दी। उसमें इदारे भी मुलव्वस हैं कराची के, सिंध के, और उसमें लीडर भी मौजूद हैं जो पार्टियाँ हुकूमत करती हैं, और उनको बोला इनको गिरा दो। अब जिन बेचारों ने खरीदी थी, ये इसने ही कहा सबसे इम्पोर्टेंट काम इनके लिए ये था। और आज वो कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती है। और ये चीफ जस्टिस जो कराची से जिसका ताल्लुक है, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे सूबे में कोटा सिस्टम लगा हुआ है, जो लानत है, जो गैर इस्लामी है, जहाँ पर तासुब किया जाता है ज़बान की बुनियाद पर, उसको तुम ख़त्म नहीं करा सके। उनमें तुम सौ मोटू नोटिस नहीं ले सके। उधर इमरान खान साहब जब उनको ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मंजूरी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देने का, तो उन्होंने फ़ौरन जॉइंट इजलास बुला के पास कर दिया। लेकिन कोटा सिस्टम पे कुछ बात नहीं होगी, क्योंकि उसको तो वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उससे फ़ायदा ही कोई नहीं है। जोड़ तोड़ कर लेंगे ज़्यादा बस ये अपनी जो एक, अब वो MQ है, उसके पता नहीं 10-12 उनके 8-10 उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, तो वो भी देखें क्या ड्रामा है। यानी कि उनका लीडर को पाबंदी लगा दी गई बोलने के ऊपर, ख़त्म हो गई MQM, 3-4 MQM बन गई, लेकिन पार्लियामेंटेरियन वहीं के वहीं हैं, वो सौदेबाजी करते हैं। वो उन्होंने पूरे महाजिर कम्युनिटी का जो मसाइल थे, जो मसले थे, उनको कैश करके वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, 2 मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए और खामोश होकर बैठे हुए बस। तो कराची के मसले वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं उनके सारे मसले हैं। वहाँ पर पानी का मसला है, जिसमें हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आप लोग रोज़ाना मीडिया में देखते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कराची के अवाम बेचारी खुद बेइस है, बेवकूफ़ है, उनका बिल्कुल ज़मीर सो गया है, या फिर मजबूर हैं, लावारिस हैं, और उनका क्या करें। वो अपने रोज़गार के लिए तलाश करने में लगें, बच्चों का पेट पालने के लिए चक्कर में लगें, या फिर वो इन चीज़ों को देखें। तो बस एक कंप्रोमाइज़ एक हालात नज़र आते हैं कराची के, और इसी तरह शहर जो है बदनाम हो रहा है। तो हुआ करे, पंजाब में अगर हुकूमत चल रही है, इमरान खान समझते हैं कि जी पंजाब में उनकी हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है, सिंध में नहीं है तो ना हो, सिंध से वोट लेके तो चले गए ना, अब क्या हो, अब क्या कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है उनका। और उनके पास एक बहाना जी 18वीं तरमीम में, तो भाई तो आप जॉइंट इजलास बुला के जब आप दूसरे मामलात पे अपनी पसंद की जो आपकी जो चीज़ें जो आपके हक़ में थी, उस पर आप कानून बनवा सकते हो, तो आप कराची के लिए कोटा सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म करा सकते आप। लेकिन इमरान खान का क्या है, जो कराची के नुमाइंदा बैठे हुए हैं MQM के नाम पर, वो भी खामोश हैं, क्योंकि उनको भी पैसे मिल जाते हैं। उनको 2 वजारतें मिल गई, एक वो उनके अटॉर्नी जनरल है वो मिल गए, बस दैट्स इट। उन्होंने महाजनों का नाम लेके अपने उल्लू सीधे कर लिए। तो इसमें महाजनों का भी कसूर है। मैंने कहा ना, घूम फिर के कि अवाम का कसूर है ये, अवाम ही उनको लाई है और अवाम ही लाती रहेगी और जूते खाती रहेगी। तो ये है चीफ जस्टिस साहब का। अब वो कुलभूषण यादव का जो जासूस था जिसने किलिंग करवाई, हुकूमत के ही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कराची में किलिंग उसने करवाई थी, वो सरगना था, बहुत सारे केसेस थे, उसको लटकना चाहिए था, उसको फांसी देनी चाहिए थी। अब जनाब उस पर बिल पास करवा लिया कि जी उसको परमिशन दे दी है कि जी उसका वो किसी भी कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ सकता है पाकिस्तान की। वाह 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 वाह, ये बड़ा ज़रूरी था, ये बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, प्रायोरिटी के मसला था ये। क्योंकि कुलभूषण यादव को जब आज़ादी मिलेगी कि वो कोर्ट में जाके केस अपना दे सकता है, तो लोगों का पेट भर जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को सहूलत मिल जाएगी। ये मसले हैं हमारे, क्योंकि उसको छोड़ना है और छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ दिए इन्होंने। पहले आपको पता है कि अमेरिकनों ने एक अमेरिकी ने लाहौर में गोलियां मारी 2 लोगों को, आज उनके माँ बाप का नहीं पता है कहाँ है वो, और वो चला गया इस तरह से। अब ये भी छूट जाएगा, आप देखिएगा। इस पर वो ये है आपकी जो सो कॉल्ड रियासत मदीना है, ये काम कर रहे हैं आप। ये पाकिस्तान में मुस्तकिल सूद बढ़ रहा है, कौन सी रियासत मदीना में सूद चलता है? आपके दौर में आप सूद बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये हराम सिस्टम को तो बंद करें ना। बातें आप करते हैं जी हमने एक मॉडल बनाना है और
रियासत मदीना की मिसाल 5 मिनट आपने तकरीर में वही रियासत मदीना को रोना है, और दूसरी तरफ हमने हराम सिस्टम रखा हुआ है मुल्क में, सूदी निज़ाम आपने रखा हुआ है, और आप कहते हैं हम मजबूर हैं। किसी इस्लामिक मुमलिकत में रियासत मदीना में कोई मजबूरी होती थी? तो ये चीज़ें हैं। अब उस पर क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, अभी भी मैं देख रहा था कि अगले 8-10 महीनों में और अगले साल तक और महंगाई आएगी, और सूद का भी जो परसेंटेज है, जो फीस रेट है, वो बढ़ेगा। तो जिस मुल्क का निज़ाम, माली निज़ाम सूद पे चल रहा हो, और फिर आप ये उनका लीडर ये बात कर रहा हो कि हम इसको रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, तो भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है इस पर बोलने का, और ना मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा। हो सकता है ये बातें जो मैं कर रहा हूँ सुन के मुझे और कुछ लोग गालियाँ देना शुरू कर दें कमेंट्स में ये वीडियो देख के, क्योंकि हमारे लोग ही ऐसे हैं, लोग भी चाहते हैं, लोग भी वैसे ही जैसे हुक्मरान हैं। एक तरफ तो सिखों का बॉर्डर, सिखों को आने के लिए, उनकी अपनी यात्रा के लिए वो पंजाब का वो बॉर्डर खोल दिया गया है, दूसरी तरफ कश्मीरियों को हिंदुस्तान की फ़ौज मार रही है, और पाकिस्तानी जिनके रिलेटिव्स वगैरह हिंदुस्तान में रहते हैं उनको जाने का कोई वीज़ा नहीं है। किसी भी पाकिस्तानी के लिए कोई वीज़ा नहीं देती इंडिया की गवर्नमेंट, लेकिन हम आंखें बिछाए जा रहे हैं जी। हमें ऐसा लग रहा है कि जी हम एक मुसलमान कंट्री नहीं है, हम एक पार्टनरशिप है हमारे साथ हिंदुओं की, सिखों की और उनके मज़हब की, और इस तरह से फिर वहाँ पर रुमाल बांध के, और ये वो ठीक है, हर एक के मज़हब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें एहतराम है, सिखों का भी हमें एहतराम है, उनकी अपनी रिलीजियस जगह है यहाँ पर, उनके अपने गुरु नानक जो भी हैं उनकी यहाँ पर मज़ारात हैं। तो लेकिन मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है उसका? तो उस पर तो बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, क्योंकि उस पर आप गेम खेल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान पे कश्मीर के लिए सिर्फ आपके पास लफाजियत है, बातचीत है इंटरनेशनल फोरम पे, दैट्स इट। क्यों आप ये बात नहीं कर सकते थे कि जी हम सिखों का बॉर्डर खोलेंगे, लेकिन सिख तहरीक चलाएं कश्मीरियों के हक़ में, और अगर वो नहीं चलाएंगे तो हम भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें कश्मीरियों से ज़्यादा प्यार है, सिखों से ज़्यादा। लेकिन लगता ऐसा है नहीं। जो हालात हैं और जो डीलिंग है और जो हो रहा है, उसको देखकर लगता है कि हमें सिखों से ज़्यादा प्यार है, कश्मीरियों से कम है, और है ही नहीं, बल्कि कश्मीरियों के लिए तो हमने यूज़ किया है। हकीकत बात यह है कि हमने कश्मीरियों को उनकी जो आज़ादी है उसको इस्तेमाल किया है। हमारे लीडरों ने कश्मीरी काउंसिल के नाम पे, बजट के नाम पे, सिफारत खानों को पैसा दिया जाता है कश्मीर की मूवमेंट चलाने के लिए, फिर वो कम्युनिटी में लोगों को ढूंढती हैं, उनसे काम करवाती हैं, और वो फाइलें भर के उनके नाम पे जो फंड हैं वो ये सफ़ीर खा जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली मेरे तजर्बे में है, और हमारी आवाम है वो फिर लगी रहती है उनके पीछे। इसीलिए मैंने 90s में काफ़ी मुझे जोश जज्बा था, और मैंने कॉन्फ्रेंसेस कराई कश्मीर की, और कश्मीर पे बात की, हमने रैलीज़ की शहर सिटी में, सिडनी में। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हुकूमत जो है, ये इदारे जो हैं, ये तो कश्मीरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ करना वरना कुछ ही नहीं है इन्होंने। आज तक हम कुछ नहीं कर सके। हम ये जो एटमी हथियार हैं ये रखे बैठे रहेंगे, कश्मीरी मरते रहेंगे, हकीकत ये है। लेकिन हाँ, हम भी जो है वो अपनी एक सियासत और गेम खेलेंगे कि हम वहाँ पर सरदारों का हम वो खोल देंगे, लेकिन कश्मीरियों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हालात हैं, और ये बातें करते हैं तो फिर हमारे ही लोगों को बुरा लगती हैं। तो लिहाजा मैं अब मज़ीद पाकिस्तान पे इस तरह की ये सियासी एनालिसिस वगैरह नहीं करूँगा। और मैंने बहुत अरसे बाद कुछ लोग कह रहे थे तो मैंने ये भर दी, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि क्या उस पर बात करें, हमें अफसोस होता है। हमारे बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी, हमारे अपना मुल्क छोड़ा, अपनी हर चीज़ छोड़ी, एक पूरी दास्तान है करोड़ों लोगों की, और आज उनके बच्चे, उनके जनरेशन तबाह कर दी गई, उनकी सोच ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान क्यों बना था ख़त्म हो गया है। किस लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, किस लिए इस मुल्क में आए थे, किस लिए इस मुल्क को हमने अपना मुल्क बनाया, हमारे माँ बाप ने, किस लिए हम पाकिस्तान के लिए मरते रहते हैं यहाँ बाहर बैठ के भी। आज भी पाकिस्तानी, कौन सच्चा पाकिस्तानी है? एक तबका है जो महाजिर हैं, जो, और इस पर बुरा भी लगता है बहुत सौ को कि मैं ये महाजिर की बात क्यों करता हूँ। इसीलिए कि हमारे साथ तो तासुब हुआ है, हमारा कोई सूबा नहीं है, हमारा मुल्क है। जो माइग्रेंट हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों,
बहुत बड़ी तादाद पंजाबी हैं जो पंजाब से आए थे, ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब, और वो पाकिस्तान में आए थे, तो उनके लिए कुछ नहीं है। हम बिहारियों को वहाँ बंद कैंपों में पड़े हुए हैं, 50 साल हो गए, उनको हम ला नहीं सकते, उनकी बात हम करते नहीं हैं। लेकिन सिखों की बड़ी परवाह है हमें, हम उनकी बात नहीं करते जो पाकिस्तान के नाम पे आज भी मारे खाते हैं, बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। यहाँ पर किताबों में, निसाब में सिंध गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि जो बिहारी हैं कराची में, ये भाग कर आए थे मशरक़ी पाकिस्तान से जान बचाकर, ये मैसूरी में पाकिस्तान है ये, और यहाँ पर आए थे जान बचा के और उनको जगह दे दी गई। ये लानत है हमारे ऊपर, इस तरह की चीज़ें। ऐसी लोगों ने, ऐसे तबके ने जिन्होंने फ़ौज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश की, और उसकी सज़ा आज तक उनकी जनरेशन्स काट रही हैं बांग्लादेश में। लेकिन हमारी हुकूमतें खामोश हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ये नज़र नहीं आता, कभी बात की कि उनको लाया जाए? क्यों नहीं ला सकते आप? इसलिए कि आप सोचते हैं कि आप लाएंगे तो आप सिंधी वडेरों से डरते हैं, जी सिंध के लोगों से डरते हैं। जी सिंध के लोग कराची में सिंधु देश के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, मैंने वीडियो के कई क्लिप्स दिए, सारी दुनिया ने देखे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने भी देखे हैं, उस पर कुछ नहीं है। तो फिर बात ये कहनी पड़ती है। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, सबसे पहले मैंने वीडियो भरी कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। हमारी जो तबका है महाजरों का, उसको बदनाम कर रहा है ये शख्स, और बदनाम किया है, और उस पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा किया। तो खाली अल्ताफ़ हुसैन ही कर रहा था? जरदारी के बाप की वीडियो भरी हुई है, टीवी पे इंटरव्यू में उसने कहा कि कायद-ए-आज़म के लिए उसने गलत बातें इस्तेमाल की, जाके देखें आप, टाइप करें आप हकीम अली जरदारी के ऊपर क्या कहा है उसने। उसके बेटे को जरदारी का आपने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये हमारे मुल्क की दास्तानें ऐसी रहेगी। इन बातों को अब जैसे रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने की हैं, तो फ़ायदा क्या है? आपका वक्त ज़ाया करना है। एक हमारे जो आजकल सदर हैं वो भी महाजर हैं, कराची के हैं, जो रक्शे में मैन की कैंपेनिंग कर रहे थे, अब उनको कराची के हालात नज़र नहीं आ रहे, बात ही नहीं करते वो, बात ही नहीं करते वो। उनको पता है कोटा सिस्टम क्या है, बात नहीं करते वो, क्योंकि अब सदारत मिलेगी उनको। ये महाजिर कौम के जो लोग हैं उनका किरदार है कि उन्होंने आम जो महाजिर है गरीब, उसके जो इश्यूज थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थे नौकरियों में, उनको कैश करके अपनी आयशी कर रहे हैं। एक प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, वो महाजिर हैं, एक चीफ जस्टिस है, वो महाजिर है। ये दोनों के पास पावर है कि कोटा सिस्टम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे बेगैरत हैं, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, गुस्सा आता है मुझे ये, और शर्मिंदगी होती है कि ये हमारे तबके में सही है ये, क्योंकि इनका मसला तो हल हो गया। अब भाड़ में जाए कोटा सिस्टम, भाड़ में जाए कराची के महाजिर, और भाड़ में जाए कराची की आवाम, क्योंकि आपको तो सदर बन गए आप इस लायक थे सदर बनने के? नहीं थे आप। और किसी भी महाजिर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है मसलियत के तहत, कोई हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान को, अब पता नहीं कोई कौन आएगा, सबको आजमा लिया। अब अगर इलेक्शन हो भी, चाहे वो मशीन के थ्रू हो या मैनुअल सिस्टम पे हो, भाई पार्टियां तो यही हैं आपके पास 3-4, जो सारे हिस्ट्री शीटर हैं सब। और अब पीटीआई भी उनमें शामिल हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब पीटीआई, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो तखरीबकार हैं, उनको आपने इजाज़त दे दी, उनके साथ आप मेल मिलाप कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने फजलुर रहमान को और हज़ब इख्तिलाफ की पार्टियों को सीधा करना है, आवाम से तो कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपने ये मोहरा चलाया, उस पर बड़ी खुशी हो रही है आपकी, और अब वो तैयार भी हो जाएंगे। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान क्या है कि वो तहरीक-ए-लब्बैक है वो। ये सारे मौलवियों ने तो फ़िरक़े वाराना फसाद फैलाए हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो सही है क्योंकि वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और इसमें हमारी जो रियासती ताकतें हैं उनका काम है ये रियासती ताकतों का काम है कि उन्होंने एमक्यूएम ख़त्म भी करनी है, और कुछ एमक्यूएम के लोगों को रखना भी है पार्लियामेंट में अपने काम निकालने के लिए कराची के, ताकि पीपल्स पार्टी को भी उनके सामने खड़ा कर दें। और ये ऐसे बिकाऊ माल हैं एमक्यूएम के, जो ये मेंबरान बैठे हुए हैं 10, इनको सिर्फ भत्ता चाहिए। पहले वो कराची के लोगों से लेते थे, कारोबारी लोगों से, अब वो पार्लियामेंट में बैठ के जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे लेते हैं। ये भी भत्ता ही है ना, आपने 2000 तक देते हैं और फिर आप जो भी करें। कोटा सिस्टम पे ना इन्होंने आवाज़ लगाई कभी? अल्ताफ़ हुसैन को तो आपने चुप करा दिया, और बाकी जो बैठ के गालियाँ देते हैं यहाँ पर। अभी मैंने देखा फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है
फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल के। अल्ताफ़ हुसैन तो भी कर रहा था, तो सबको करें ना, लेकिन नहीं, उसको पकड़ेंगे जो आज आपके काम का नहीं है। कल अगर काम का हो गया, कल अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाएगा, और कल अगर नवाज शरीफ से बातचीत हो गई, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएगा। तो ये घूम फिर के पाकिस्तान में यही नाम है, 4-5 ये इनकी पार्टियां हैं, यही रहेंगी जब तक हमारी आवाम जो है वो नहीं बदलेगी, और मुझे बदलती हुई नज़र नहीं आती। माजरत के साथ यही मुझे कुछ बातें करनी थी आपके साथ शेयर। बेसिकली तो सब आपको पता ही है, बस जब दिल दुखता है तो ये चीज़ें होती हैं। लिहाजा अब इन चीज़ों पे बोलने में मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना ऐसे वीडियो करने का, क्योंकि पाकिस्तान पे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, टू बी ऑनेस्ट। और ये दिल दुखता है हमारा इस पर। हम पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। दुआ फिर भी करेंगे पाकिस्तान के लिए, हमेशा पाकिस्तान के झंडे को लेके हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा ने खून दिया है इस मुल्क के लिए, किसी सूबे के लिए नहीं दिया था हमने। तो हम तो करते रहेंगे ये जब तक पाकिस्तान अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। लेकिन भाई हकीकत तो हकीकत है। हम कैसे ये तवक्का कर सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जबकि हर आदमी पाकिस्तान में फ्रॉड करने पे लगा हुआ है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो बातें सारी ये हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मैं फिर कहूँगा कि मैं कुछ जो आजकल लिखता हूँ कुछ इंटरनेशनल मौज़ूआत पे, उनको ज़रूर आप पढ़ा करें, अपने कमेंट्स दिया करें। तो कुछ आप मेरे आर्टिकल से कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, और कुछ मैं आपसे सीखूँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।